हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ बोहर ऑर्बिट। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोहर्स के पोस्टुलेट स्टार्ट किए थे। 3 पोस्टुलेट पढ़ने के बाद हमने रेडियस और वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाली थी। आगे बढ़ते हुए हम अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन पूरे करता है वो हमें निकालना है। तो मुझे पता है सिंस V इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू। यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं तो ये हो जाएगा V अपॉन में 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। नाउ पुट V इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्केयर बाई एन एच, ठीक है। और R का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एन स्केयर एस स्केयर 4 पाई स्केयर एम के जेड ई स्केयर। जैसे ये मुझे याद है वैसे आपको भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं तो मान लो ये फर्स्ट है, फर्स्ट क्या बन जाएगी V 2 पाई V इक्वल टू न्यू V 2 पाई के जेड ई स्केयर डिवाइड बाई एन एच, V अपॉन में 2 पाई आर, आर क्या था एन स्केयर एस स्केयर 4 पाई स्केयर एम के जेड ई स्केयर, ठीक है भाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओके। तो न्यू क्या आ गया भाई, देखो जरा, के जेड ई स्केयर ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई स्केयर एम के स्केयर जेड स्केयर ई की पावर 4, ये टर्म ऊपर आ गई, ये एन क्यूब एच क्यूब। बात समझ में आ गई। सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो n वेरिएबल है, z वेरिएबल है, तो z स्केयर बाई एन क्यूब, बाकी सब कांस्टेंट है। सोल्व करेंगे तो 6.57 10 रेज़ टू पावर 15 हर्ट्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। 4 पाई स्केयर एम कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10 रेज़ टू पावर 9, z वेरिएबल है, n वेरिएबल है, h प्लैंक्स कांस्टेंट e। आ गई बात समझ में। तो एन क्यूब, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे फ्रीक्वेंसी प्रूव करो इन्वर्सली है तो ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। अब किसी भी ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी पूछें, एन की वैल्यू चेंज कर दो, निकाल लो, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। कोई नई चीज़ नहीं है, वही है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद नंबर 4, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। नई चीज़ नहीं है, लेकिन डेरिवेशन के टर्म में पूछ लें तो क्या करें, फिर वही V इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो V इक्वल टू आर 2 पाई बाई टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऊपर ले आओ 2 पाई आर बाई वी। क्या मेरी बात समझ में आई। टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई आर बाई वी। T इक्वल टू 2 पाई आर, आर अभी आपने पुट किया था एन स्केयर एस स्केयर 4 पाई स्केयर एम के जेड ई स्केयर, ठीक है भाई। V क्या था 2 पाई के जेड ई स्केयर बाई एन एच, था या नहीं। T अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ध्यान से, ये एन एच घूम के ऊपर, एन क्यूब एच क्यूब, ठीक है भाई। ये नीचे, ये नीचे, A बटे बी सी बटे डी, तो ये घूम के ऊपर, ये नीचे, तो 8 पाई क्यूब। समझ रहे हो मेरी बात। 8 पाई क्यूब एम के स्केयर जेड स्केयर ई की पावर 4, तो T प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एन क्यूब। T प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया भाई, एन क्यूब, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। अब इसमें मान लो क्वेश्चन पूछ लें, कंपेयर
टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड स्टेट एंड फर्स्ट स्टेट। तो हम लिख सकते हैं T2/T1, ठीक है ना, N2/N1 का क्यूब, ठीक है। थर्ड स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है, थर्ड में 3 का स्क्वायर 9 या 3/1 का क्यूब लिख सकते हैं, थर्ड स्टेट 3, तो T2/T1 3 का स्क्वायर 9, तो थर्ड स्टेट का टाइम 9 गुना ज़्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? T2/T1 N2/N1 का क्यूब, तो ये N2 कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो 9 गुना ज़्यादा टाइम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से डेरिवेशन आ जाए, आया था बोर्ड में, एक बार कर सकते हो, और अगर कुछ सिंपल न्यूमेरिकल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके ऊपर इजी बनते हैं, गिने चुने 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं इनके बोहर पोस्टुलेट पे, कोई ज़्यादा नहीं है, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए 5वां, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, रेडियस वेलोसिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज करो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये इसमें एक ऑर्बिट है, यहाँ पे v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, r इसकी रेडियस, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, ठीक है। एनर्जी निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, सो इट हैज काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस, so it has potential energy। न्यूक्लियस से बंधा हुआ है तो पोटेंशियल है, घूम रहा है तो काइनेटिक है, इसका मतलब दोनों टाइप की एनर्जी है, ठीक है। नाउ अब हम दोनों निकालेंगे बाय फर्स्ट पोस्टुलेट। अगर एग्जाम में आ जाए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, kz(E²/r², mv²/r, ठीक है। r से r कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, mv² = kz(E²/r), 2 से डिवाइड, हाफ mv² क्या बन गया भाई, काइनेटिक एनर्जी, kz(E²/2r। क्या मेरी बात समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। नाउ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, देखो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, ये के कूलम्स कांस्टेंट है, के सी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कूलम्स कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी ये, ठीक है। और अगर सी नहीं लगाना चाहते तो इसको एज इट इज चलने दो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1Q2/r), के Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय डिस्टेंस, तो -kz(E²/r), काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है kz(E²/2r), पोटेंशियल आ रही है। ये अब आप लोग सोच रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी भाई सॉरी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m² क्यों नहीं ली? ले सकते हैं, लेकिन इसको इसकी टर्म में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि दोनों सेम टाइप के हो गए, वेरिएबल सारे सेम है, कैलकुलेट करना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना इससे इजी हो जाता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना इससे इजी हो जाता है। ठीक है भाई, तो क्या फायदा हुआ, देखो टोटल एनर्जी ई क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक है kz(E²/2r), पोटेंशियल है kz(E²/r) माइनस का। ठीक, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो kz(E²/r) कॉमन
1/2 माइनस 1 kz² पाई आर माइनस 1/2। तो यहाँ से आपके पास टोटल एनर्जी आया माइनस का kz² आर। नेगेटिव साइन मीन्स इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, अपने आप छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। यहां से अगर ऑब्जर्व करें इक्वेशन नंबर 1 2 3, यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो देखो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, नेगेटिव साइन का फर्क है, माइनस kz² आर kz² आर माइनस प्लस। तो मैं यहाँ नोट में डालूं तो टोटल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर है, ठीक है। और टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी ये है और पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो टोटल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी की हाफ या डबल, देखो kz² आर kz² आर। तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ करूंगा तो आ जाएगी, या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। टोटल जो एनर्जी है वो पोटेंशियल की हाफ है, इसका 2 कर दो बटे में, या टोटल एनर्जी पोटेंशियल की हाफ, इसको इधर ले आओ तो पोटेंशियल ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक और टोटल बराबर है, काइनेटिक और टोटल बराबर है। पोटेंशियल का हाफ कर देंगे टोटल आ जाएगी, टोटल का डबल कर देंगे पोटेंशियल आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक की टर्म में पोटेंशियल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल इतनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर दो, काइनेटिक एनर्जी है, बोलो। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, एक माइनस और लगा दो, प्लस हो जाएगी, डिवाइड बाई 2 कर दो, काइनेटिक आ जाएगी। देखो डिवाइड बाई 2 कर दो, काइनेटिक आ जाएगी, माइनस लगा दो, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात समझ में आ गई कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर दो वो बन जाएगी टोटल, और माइनस लगा दो तो बन जाएगी काइनेटिक, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में भी, और एक बार जेईई ने ही पूछा था 2012 में, ठीक है भाई। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया, ये बीच में एक बार कुछ कंसेप्ट बता दिया था मैंने। अभी नाउ टोटल एनर्जी कितनी आई, माइनस kz² आर। पुट आर का फॉर्मूला क्या था, n² h² 4π² m kz², ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक हमारा आ गया, इसमें आर की वैल्यू पुट करनी है, तो E इक्वल टू माइनस kz² 2 n² h² 4π² m kz²। इतने बात समझ में आ गई। तो E क्या आ गया, ये 4π² ऊपर 4π² m k² z² e की पावर 4 kz² डबल हो जाएगा स्क्वायर 2 n² h², 2 से 2 कैंसिल। तो E मेरे पास आ गया माइनस 2π² m k² z² e की पावर 4 डिवाइड बाई n² h²। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये मेरे पास E का फॉर्मूला आ गया, आगे चल के यूज होगा। टोटल एनर्जी नेगेटिव, ठीक है। ऑन सॉल्विंग डिवाइड बाई n² है, ऊपर z² है, ये बात समझ में आती है ना, अरे बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे z² n² बाकी सब कांस्टेंट है, सोल्व करेंगे तो E आता है माइनस का 13.6 बटे में n² z², और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी भाई। नेगेटिव साइन का मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंड है, ठीक है। 4H एटम Z इक्वल टू 1, तो En लिख सकते हैं किसी भी ऑर्बिट के लिए।
ये बोलो भाई, डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी मुझे पता लग जाएगी यहाँ से। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, तो इसकी एनर्जी कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है। सेकंड ऑर्बिट को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दूसरा E2 -13.6 बटे में 2 का स्क्वायर, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गई? तो ये n=1 के लिए, ये n=2 के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3.4, तो 4 n=3। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसकी एनर्जी कितनी आ गई, -13.6 बटे में 3 का स्क्वायर, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी टाइप से हमारे पास वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सॉल्व होती जाएगी। देखो E1 कितना आया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n=1 के लिए। E2 कितना आया, -13.6 बटे में 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n=2 के लिए। E3 कितना आया, -13.6 बटे में 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n=3 के लिए। E4 कितना आया, -13.6 बटे में 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n=4। याद कर लो, न्यूमेरिकल्स में आसानी होगी। 5 के लिए 5 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54। E6 मैंने भी याद किए हुए हैं, आप भी कर लो, आसान हो जाएगा। n=6, n=7 का भी होगा, 0.28 आ जाएगा, लेकिन इतने याद कर लो सफिशिएंट है। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड n=2, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड मतलब n=4, फोर्थ एक्साइटेड n=5, सिक्स एक्साइटेड, फिफ्थ एक्साइटेड n=6। इसका मतलब जो भी एक्साइटेड लेवल है उसमें एक जोड़ दो, क्योंकि फर्स्ट ग्राउंड के लिए है, तो फर्स्ट एक्साइटेड n=2 एंड सो ऑन। ठीक है, याद कर लेना। ये ऐसे कैसे आया भाई, ये न्यूक्लियस फर्स्ट लेवल है, इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा, इसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से तीसरा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के बाद नेक्स्ट 0.85, इसके बाद नेक्स्ट 0.54। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये पूरा करते जाएंगे, समझ गए? तो डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी कितनी है इसका पता मुझे लग जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इसके बाद में बात आती है भाई, ये सारी बातें ठीक है, आ गई समझ में किसकी कितनी एनर्जी होती है। तो क्या करें, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए करना है और भी किसी के लिए करना है तो करना है। पहले क्वेश्चन देखें, इफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ H एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H एटम इज दिस, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। तो आपने जो पढ़ा हुआ है क्या है, टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी टोटल का अगर प्लस कर दिया जाए माइनस लगा के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है,
काइनेटिक और टोटल बराबर है मैग्नीट्यूड में, काइनेटिक और टोटल बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो माइनस लगा दो, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर है, ठीक है, माइनस के साथ आएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या बताई थी, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल था और पोटेंशियल क्या था, ट्वाइस ऑफ टोटल। याद आ रहा है, फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने, काइनेटिक और टोटल बराबर आई थी विद माइनस साइन, क्योंकि हमेशा प्लस की होती है, ये माइनस की होती है। और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल, या टोटल इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल, डबल कर दो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पीछे जिनको ध्यान नहीं रहा होगा वो आप सुन लो, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस की होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल है उसकी डबल होती है, ठीक है, सवाल हो जाएगा। इसी में मान लो एक क्वेश्चन आपको और दे दें, इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या करें, काइनेटिक एनर्जी इसका जस्ट प्लस कर दो और पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल कर दो, हाँ या ना। पोटेंशियल में टोटल का डबल कर दो और काइनेटिक जस्ट अपोजिट। आई बात समझ में? तो ऐसा सवाल आ जाए आप लोग कर सकते हो, ठीक है भाई, इस टाइप के सवाल हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन आ जाए, फाइंड एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम एटम, एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम एटम, ये निकालना है। तो बेटा क्या फॉर्मूला है, माइनस का 13.6 बटे में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है ना, ठीक है। फॉर लिथियम जेड इक्वल टू 3 और थर्ड एक्साइटेड का मतलब एन इक्वल टू थर्ड एक्साइटेड एक और जोड़ दो, तो E4 कितना हो गया, माइनस 13.6 बटे में 4 का स्क्वायर और जेड कितना है 3 का स्क्वायर 9। आई बात समझ में? ठीक है, माइनस 13.6 बटे में 16 गुणा में 9, ठीक है भाई। तो ये आएगा माइनस सेकंड का फर्स्ट एक्साइटेड 3.4 1.51 0.85 0.85 इंटू 9, सोल्व कर लो इसको, 9 5 45, 4 9 8 72 और 4 76, ठीक। क्या ये एनर्जी आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला आपके सामने है, एनर्जी निकालनी आपको आनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जेड का यूज कैसे करना है वो देखो, ठीक है भाई, कर लेंगे। इसके बाद और देखो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। क्या करें? देखो फर्स्ट एक्साइटेड कौन सी होती है? सेकंड। सेकंड की एनर्जी माइनस का 3.4 मुझे याद है, ग्राउंड की माइनस 13.6। इसके बाद फोर्थ एक्साइटेड का मतलब 5।
अब 5 कितनी होती है भाई, देखो फर्स्ट एक्साइटेड कितनी है 3.4, सेकेंड एक्साइटेड कितनी होगी 1.51, थर्ड एक्साइटेड कितनी होगी 0.85, फोर्थ एक्साइटेड कितनी होगी 0.54 और फिफ्थ एक्साइटेड क्या होगी 0.37। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। तो n इक्वल टू 5 आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, -13.6 में 5 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस का 13.6 में 25। बात समझ में आ रही है भाई, -25 5 125.54 आ रहा है ये। 25 5 125 11.54। तो E5 आ गया आपके पास। कितनी एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी, चेंज ऑफ स्टेट, तो -0.54 माइनस ऑफ 3.4, तो 3.4 माइनस 0.54 सोल्व करो। 3.40 0.5469 तो कितना आ गया 2.96। मतलब ये हो गया, देखो n इक्वल टू 1 2 3 4 5। फर्स्ट एक्साइटेड क्या है ये, फर्स्ट एक्साइटेड ये, फोर्थ एक्साइटेड क्या है ये, तो यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी 2.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम दोनों की एनर्जी निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मेरे ख्याल से बेटा कोई परेशानी नहीं है, जस्ट हर लेवल की एनर्जी आपको निकालनी आनी चाहिए, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। अब इसी में 2011 में जेईई ने ना बिल्कुल आसान सा सवाल पूछ लिया। क्या क्वेश्चन था, विच ट्रांजिशन हैज मैक्सिमम एनर्जी। देखो, विच ट्रांजिशन हैज मैक्सिमम एनर्जी या विच ट्रांजिशन एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि एमिट और एब्जॉर्ब दो बातें आती हैं। 4 ऑप्शन दे दिए, n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 5, ये दे दिए। बताओ, सबसे पहली बात, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना कि एमिट होगी। एमिट का मतलब रिलीज, तो ये नहीं हो सकता। नीचे से ऊपर ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक होगा। कौन सा होगा? 2 से 1, इसकी एनर्जी 3.4, इसकी 13.6, दोनों को माइनस करो 10.2 आएगा, ठीक। इसकी अगर बात करें 5 से 3, 13.6 माइनस का 3.4, 1.51, 0.85 और 0.54, ठीक है। 5 से 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 1.51 में से 0.54 घटाओ, कितना आ जाएगा? 1.51 0.54, तो ये आया 7.97। कौन ज़्यादा है? ये। तो इसका मतलब कौन सा आंसर आएगा? 1 to 2। बोलो, राइट आंसर। कोई बात समझ में आ गई? 2 से 1 पे मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन की होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो ट्रांजिशन वगैरह के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। नीचे से ऊपर भेजना क्या कहलाता है? एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है भाई। इसी में मान लो और सवाल बन जाए आपके पास।
जैसे मान लो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऑफ एच एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हायर स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड दिस स्टेट। ये कौन सी स्टेट है? या फाइंड क्वांटम नंबर फॉर दिस स्टेट। इस स्टेट के लिए क्वांटम नंबर बताओ। तो क्या करें, -3.4 एनर्जी गिवन है, या फॉर्मूला है ना En इक्वल टू -3.6/m²। ठीक है, एनर्जी क्या दे रखी है, -3.4। एन निकालना, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 पे, तो एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4, एन इक्वल टू आ गया +-2, एन इक्वल टू 2, क्योंकि एन इक्वल टू -2 पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल है या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, कुछ भी इसको बोला जा सकता है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो इस टाइप से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर सवाल बन सकते हैं, ट्रांजिशन को लेके या किसी भी टाइप से। अब आप सोच रहे हैं इसमें और भी सवाल बनते हैं भाई, वेवलेंथ एमिशन वगैरह, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रल सीरीज वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे कैसे क्या बनते हैं इलेक्ट्रॉन। फिलहाल हम काइनेटिक एनर्जी को लेके क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ओके, ये सारे सवाल हम कर लेंगे। अब इन्हीं में मान लो वेवलेंथ के सवाल आ जाए तो क्या करें, देखो एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट of H atom. Find wavelength of radiation emitted. जो रेडिएशन निकलेगी उसकी वेवलेंथ बताओ। क्या करें, ग्राउंड स्टेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, इसके बाद सेकंड एक्साइटेड कितना होता है, E इक्वल टू 3, E इक्वल टू 3 क्या, 13.6, 3.4, 1.51, ये तो याद हो गया होगा। सेकेंड एक्साइटेड n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 के लिए इतनी होती है, याद कर लो, जो मैंने अभी आपको टेबल बना के दी थी। ठीक है, सिंस मेरे पास फॉर्मूला होता है E2 माइनस E1 इक्वल टू SC/λ, याद आ रहा है, या डेल्टा E, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये एंगस्ट्रॉम में, बताया था मैंने। ठीक है, अब डेल्टा E कितना है, E3 माइनस E1, HC था 12375, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में निकालना है, तो लैम्डा को ऊपर ले आओ, 12375, E3 माइनस E1, E3 क्या है, माइनस का 1.51 माइनस 13.6, ठीक है, 12375 बटे में 13.6, 13 में से एक 12.09, तो ये सोल्व करेंगे, हमारे पास जो भी आएगा आ जाएगा। 12.09 को जनरली 12 मान लें अप्रोक्स, 12375 बटे में 12 एंगस्ट्रॉम, तो बेटा लैम्डा आ गया 12 एकम 12, अरे बोलो 10, 12 एकम 12, 3 उतारा नहीं गया 0, 12 फिर 7 उतारा, 12 3 36, 1,
1.15 ये वेवलेंथ आ जाएगी। आप सोल्व करेंगे तो इसको बोलो। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पीछे। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ऑर्बिट से रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी टाइप की नहीं है। एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके लिए जैसे बता देता हूं मैं, फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी इतनी है, उसमें वेवलेंथ बताओ। तो इसमें क्या करें, इतनी एनर्जी दे रखी है तो एनर्जी की टर्म में निकाल लो, या एक शॉर्टकट तरीका है मेरे पास। भाई ये कौन सा लेवल है 3.4 के लिए 13.6 3.42 2 पाई आर इक्वल टू एन। ट्रांजिशन के लिए फॉर्मूला लगेगा डेल्टा ई इक्वल टू एल सी बाई लैम्डा, लेकिन ट्रांजिशन नहीं हो रही तो ये लगाओ। एन पता लग गया 2, लैम्डा निकालना है 2 पाई, रेडियस एन इक्वल टू 2 के लिए रेडियस कितनी होती है, आर इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर। तो R2 कितना हो जाएगा 0.53, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 12 4 5 20 और 21, हाँ या ना। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई आर 2.12 एंगस्ट्रॉम 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 2.12 पाई 10 की पावर -10। खत्म सवाल। तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो भी मैं कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बेटा एनर्जी के रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई भी सवाल नहीं रुकेगा, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे जो भी आता है आपका 3 4 5 6 नंबर पे आता है ना, एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ फॉर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे पे ट्रांजिशन करता है तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, चलो देखते हैं। हमारे पास सिचुएशन थी न्यूक्लियस जेडी, मान लो ये लेवल है E1 एनर्जी का, आउटर लेवल है E2 एनर्जी का, ऐसे मान लें। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करके आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा h न्यू, थी ना। तो हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट था E2 - E1 इक्वल टू h न्यू। ठीक है, E1 E2 इज द एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल। ठीक है, सिंस हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 बाई एन स्क्वायर, लेकिन नहीं, जनरल फॉर्मूला आपको भी याद करना पड़ेगा अगर डेरिवेशन आ जाए एग्जाम में, तो -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो इसका अगर यूज करें तो फर्स्ट क्या बन जाएगी, देखो E2 -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 n2 का स्क्वायर h स्क्वायर, n की जगह n2, बाकी सब कांस्टेंट है, माइनस एक माइनस इस फॉर्मूले का, एक माइनस ये रहा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 n1 का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू h न्यू, h c बाई लैम्डा कर सकता हूँ। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, हेडिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर
ई की पावर 4 डिवाइड बाई एच स्केयर, ये प्लस का ये माइनस का, तो 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर hc बाई लैम्डा, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, इसके बाद देखो यहां से ये टर्म है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए 1 लैम्डा, मेरी बात समझ रहे हो, तो 1 लैम्डा एच सी को नीचे ले आओ, 2 पाई स्केयर एम के स्केयर जेड स्केयर ई की पावर 4 सी एच क्यूब, सी नीचे एच क्यूब, वन बाई n1 स्केयर 1/n2 स्केयर। n1 वो स्टेट जहां पे आना था, n2 हायर स्टेट। ठीक है, यहां पे एक टर्म लिख रहा हूं मैं r, यहां से जेड स्केयर को छोड़ूंगा, ये फॉर्मूला बन गया, वेयर r इक्वल टू 2 पाई स्केयर एम के स्केयर जेड स्केयर ई की पावर 4 बाई सी एच क्यूब। इस सब कांस्टेंट है 2 पाई एम के जेड ई, 1.097 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है भाई, ये, और इसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया इसके बारे में। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से मान लो लोअर पे, लोअर से अपर पे ट्रांजिशन करता है, तो वेवलेंथ निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला मेरे पास आ गया, शॉर्टकट। याद आ रहा है ना, एक और फॉर्मूला था डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये दूसरा फॉर्मूला शॉर्टकट बोल सकते हैं इसको हम। आगे बढ़ेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज, वहाँ आएगा ये। तो ये फॉर्मूला उसने दिया जर्नल। ठीक है, 4H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना है 1, तो 1 लैम्डा आ गया r 1/n1 स्केयर 1/n2 स्केयर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये मेरे पास स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए फॉर्मूला आ गया। अब बहुत सारी स्पेक्ट्रल सीरीज बनती हैं, मतलब हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अगर पहली स्टेट के ऊपर ट्रांजिशन होती है तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, अपर कोई भी हो लाइमन। सेकंड पे होती है तो इसको बोलते हैं बामर, थर्ड पे होती है तो पास्चन। ये सारा हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, आज जस्ट बेसिक बेसिक बातें बताई हैं। तो स्पेक्ट्रल सीरीज, एब्जॉर्प्शन, एमिशन, उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, ओके। अब इस पे जेई ने एक बार सवाल पूछ लिया था, वो जरूर मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन था, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू nth स्टेट फ्रॉम n+1 स्टेट in H atom, find dependence of lambda on n। ये था, मान लो आपको चार ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4। तो बताओ क्या करें? हमें पता है ये फॉर्मूला। ठीक है, 1 लैम्डा r, इस स्टेट पे तो आना था और इस पे से आना था। ठीक, 1 लैम्डा r, इधर देखो नीचे दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ ये इधर, इतनी बात समझ में आ गई। r n स्केयर +1 + 2n - n स्केयर, क्या ये बात समझ में आ रही है? n स्केयर n+1 का होल स्केयर, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, कंडीशन दे रखी थी, इफ n इज मच लार्जर
इफ n इज मच लार्ज नंबर, n बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/r n स्केयर n+1 का होल स्केयर डिवाइड बाई 2n+1। सिंस n मच ग्रेटर देन 1, n बहुत बड़ा है, n बहुत बड़ा नंबर है, तो देखो लैम्डा इक्वल टू 1/r n स्केयर n+1, n मच ग्रेटर देन 1 छोड़ दो, n स्केयर 2n+1, 1 से बहुत बड़ा है 2n, तो ये आ गया लैम्डा इक्वल टू n⁴ 2rn, ये आ गया n³/2r, लैम्डा इक्वल टू n³/2r। अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लैम्डा डायरेक्टली n³, ये आ गया मेरे पास। यहाँ मैंने ऑप्शन में थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ऐसे करो इसको। अब देखो कौन सा सही है इनमें से, n³, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्टली थे, इस टाइप सोल्व करना है। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सिखाया मैंने, कुछ भी नहीं है, जेई ने पूछा था एक बार, ठीक है बेटा, शायद 2012 में। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, ट्रांजिशन को लेकर सवाल है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है, जहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइंस, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना, कुछ ब्राइट लाइंस, कुछ डार्क लाइंस, वो कैसे आती हैं और कैसे ट्रांजिशन की वेवलेंथ हम निकालते हैं, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय। आपका अपना लेक्चर फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता।